एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा बोर्ड भिवानी का जो 2021-22 सेशन के लिए सैम्पल पेपर, उसका डिटेल सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन ए बीसीसी अरेंजमेंट। हमें यहाँ पे क्या बताना है? एम्प्टी स्पेस बताना है कि बीसीसी अरेंजमेंट में एम्प्टी स्पेस कितना होता है। अब हमने एम्प्टी स्पेस के बारे में तो नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ रखा है? भरी हुई जगह के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है? पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे हमने सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52%, ये हमने पढ़ा है। बीसीसी के लिए कितनी होती है? 68%, ये भी हमने पढ़ रखा है। और एफसीसी के लिए पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि भरी हुई जगह है। एक क्रिस्टल में कितनी भरी हुई जगह है, पैकिंग एफिशिएंसी, ये तो हमने पढ़ रखी है। लेकिन यहाँ पे पूछा है खाली जगह, एम्प्टी स्पेस। तो एम्प्टी स्पेस कैसे निकालेंगे? इस परसेंट को हम 100 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। जैसे हमने 100 में से 52 को घटाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल क्यूब के लिए कर रहे हैं, तो सिंपल क्यूब के अंदर एम्प्टी स्पेस कितना आ जाएगा? 48%। इसी प्रकार हम बीसीसी के लिए निकालेंगे। 100 में से हम यहाँ के 68% इसका माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा? 32% हमारे पास एम्प्टी स्पेस बीसीसी में आ जाएगा। इसी प्रकार हम एफसीसी में निकाल के देख लेंगे। 100 में से हम 74 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 26%। तो 26% यहाँ पे इसकी खाली जगह है, इन क्रिस्टल्स में खाली जगह हमारे पास आ गई। और भरी हुई जगह के बारे में हमने पढ़ा था। एक तो सवाल में पूछा गया है एम्प्टी स्पेस कितना है, यहाँ पे बीसीसी अरेंजमेंट के अंदर पूछा है, तो बीसीसी अरेंजमेंट के अंदर 32% हमारा निकल के आया, तो हमारा आंसर हो गया सी। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सवाल में पूछा है द मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर। यहाँ पे क्या पूछा गया है? मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर। मोलालिटी निकालने के लिए हमें यहाँ पे पहले इसके मोल्स का पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले प्योर वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, ठीक है, हाइड्रोजन H2O। अब यहाँ पे क्या है, हम देखेंगे इसका मोलर मास कितना है। पहले मोलर मास निकाला जाएगा। मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 18 ग्राम होता है, ये इसका मोलर मास हो गया। अब हम इसकी डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी कितनी लेते हैं हम? 1 किलोग्राम लेते हैं पर लीटर के अंदर, ठीक है। और मास कितना होता है? मास ऑफ वाटर हम यहाँ पे 1 किलो ले लिया हमने, ठीक है, सॉल्यूशन बनाना है ना इसके लिए। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं भाई? जितना लीटर हमने सॉल्यूशन लिया, 1 लीटर लिया है, 1 किलोग्राम में उसके जितने मोलर मास है, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 5.55, ये आ गया 55.55 मोल। ये हमारे पास इसकी नंबर ऑफ मोल्स आ गए वाटर के। अब हमें यहाँ पे निकालना है मोलालिटी के बारे में पूछा गया था। तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन जो दे रखा है उसका वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना निकल के आया था? 55.55 मोल। और यहाँ पे वेट ऑफ सोलवेंट हमने कितना लिया था? 1 किलोग्राम, ठीक है। तो हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 55.55 मोल, ठीक है। अब हमें ऑप्शन में दे रखा है, ये हमारे पास यही ऑप्शन है डी। तो हमारा मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर क्या आ गई यहाँ पे? 55.55, ये हमारी प्योर वाटर की मोलालिटी आ गई। अब हमें यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि सेल रिएक्शन है, यहाँ पे कॉपर से क्या बन रहा है? कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, और सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर आयन बन रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है?
गिवन सेल रिएक्शन के अंदर कौन कैथोड और एनोड के रूप में कार्य करेगा। तो हम पहले तो इस सेल को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। हमने सेल रिप्रेजेंटेशन वाले रूल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये जो बीच की जो लाइनें होती है ये साल्ट ब्रिज को डिनोट करती हैं, और उसके लेफ़्ट साइड में हमेशा क्या होता है, एनोड। लेफ़्ट साइड में हमेशा एनोड होती है और राइट साइड में हमेशा कैथोड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर एनोड का कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, सिल्वर यहाँ पे पूछा, सिल्वर कैथोड का कार्य कर रहा है। तो हमारे क्वेश्चन से तो हमें ये दिख रहा है, लेफ़्ट साइड वाला हमेशा एनोड होती है। जब हमने ये सीखा था सेल को रिप्रेजेंट करने वाला हाउ, ठीक है, बुक के अंदर, तो हमें पता है राइट साइड में क्या होता है, कैथोड, लेफ़्ट साइड में हमेशा एनोड लिखते हैं। तो यहाँ पे सवाल में दे रखा है कि सिल्वर किस रूप से कार्य कर रहा है या कैथोड से, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया है। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम गिवन रेट कांस्टेंट। ये हमें रेट कांस्टेंट दे रखा है, इससे हमें क्या बताना है, इसी से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। अब ये एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, हम भी इसको ट्रिक से ही सोल्व कर लेंगे। और ट्रिक भी क्या हो गई, हमें इनकी यूनिट से ही क्या कर लेंगे, हम इनके ऑर्डर का पता कर लेंगे। हमें सबसे पहले करना क्या है, पावर ऑफ लीटर, लीटर की पावर में से माइनस कर देंगे पावर ऑफ टाइम। हमें सिर्फ ये सिंपल सा काम करना है, क्या, पावर ऑफ लीटर में से पावर ऑफ टाइम को घटा देंगे। जो हमारे पास निकल के आएगा वही हमारा इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जैसे देखते हैं यहाँ पे, पहले कुछ एग्जांपल लेके बता देता हूँ तुम्हें। जैसे कि हमें यदि पावर में मिल जाए लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक है, तो हमें इनकी पावर को क्या करना है, घटाना है। -1 थी पावर, हमें इसको माइनस करना है। और ये पावर, टाइम की पावर ये सेकंड है, पावर इसकी -1 है, तो इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1, ये क्या आ गया। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन थी, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। ऐसे ही हम और एक लेके देख लेते, यदि हमें ऐसे ही सवाल में मिल जाए लीटर सेकंड इनवर्स, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लीटर की पावर यहाँ पे 1 रखेंगे, माइनस करेंगे उसमें से टाइम की पावर को, टाइम की पावर क्या है, -1, तो हम इसको सोल्व करेंगे, 1 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 1 1 2 हो गया। तो यहाँ पे इसकी ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास ये आ गई। अब इसी प्रकार हम अब अपने सवाल में जो दे रखा है उसको करके देख लेते हैं। सवाल में दे रखा है लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये फर्स्ट वाला केस दे रखा है यहाँ पे, तो इसी से हमारे पास ये क्या निकल के आएगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिल रहा है 5 क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या निकालना है, इसके अंदर दे रखा है अकॉर्डिंग टू हार्डी-स्कल्ज रूल। ये हार्डी-स्कल्ज रूल्स दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे हाईएस्ट फ्लोकुलेटिंग पावर बतानी है। तो हार्डी-स्कल्ज रूल क्या कहता है, ये बताता है जिसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसकी फ्लोकुलेटिंग पावर भी सबसे ज़्यादा होती है। तो हम पहले तो इसके बारे में लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू ये जो हार्डी-स्कल्ज रूल हमें दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ग्रेटर द वैलेंसी, भाई जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, ग्रेटर द फ्लोकुलेटिंग पावर, उसकी उतनी ही ज़्यादा फ्लोकुलेटिंग पावर होगी उस आयन की। तो हम यहाँ पे देख लेंगे इनकी। अब हमारे पास हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, एक तो पोटाशियम दे रखा है, एक दे रखा है हमें सोडियम, एक हमें दे रखा है बेरियम, एक हमें एल्यूमिनियम, ये हमें 4 दे रखे हैं। हमें पता है इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी भी 1 ही है, बेरियम की 2, इसके ऊपर जो चार्ज दे रखा है ना उसी से बात करें, इसकी वैलेंसी, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी 3 होती है। अब तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक ऑर्डर बन के आया हमारे पास, सबसे ज़्यादा वैलेंसी किसकी है, एल्यूमिनियम की है, तो सबसे ज़्यादा फ्लोकुलेटिंग पावर भी एल्यूमिनियम की ही होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया ए, हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे ए।
अब हमारे पास 6th क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें पूछा है कि इनमें से कौन से कंपाउंड की सबसे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसमें देखते हैं, जो हमें एग्जांपल दे रखे हैं, हमें पहले एग्जांपल, ये हमें 4 एग्जांपल दे रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड का होगा। और क्यों होगा मिनिमम? सबसे सबसे कम किसका होगा? इस एक मिनट लिखते हैं यहाँ पे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। इसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा ड्यू टू वीक वंडर वाल फोर्स। यहाँ पे इन चारों आय में सबसे कम वंडर वाल फोर्स हाइड्रोजन सल्फाइड में होती है, इसी वजह से इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। अब भाई यहाँ पे तो मिनिमम पूछा है, यदि हाईएस्ट पूछ ले तो H2O में होगी हाईएस्ट। भाई ऐसा क्वेश्चन ये कहीं आ जाइए तो जरूरी थोड़ी ना भाई इसमें मिनिमम पूछा है तो पेपर में हाईएस्ट पूछ ले तो हम हाईएस्ट लिखेंगे इसकी वाटर की। और हाईएस्ट इसकी सबसे ज़्यादा क्यों है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सबसे ज़्यादा इसकी क्या होगी? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इन चारों में। अब हमारे पास 7th क्वेश्चन है। अब हम 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन में बता रखा है कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। अब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हमें पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। अब जैसे ही हम बताते हैं, एज वी गो डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, द साइज ऑफ एटम, तो एटम का साइज भी क्या होता है हमारा? इंक्रीज होता है। और एटम का साइज इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज। स्ट्रेंथ ऑफ मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी वजह से इनमें सबसे ज़्यादा नीचे कौन है? हम इनका ट्रेंड इसी ऊपर टॉप टू बॉटम जाते हुए ट्रेंड में इनको लिखने की कोशिश करते हैं। pH3 सबसे ऊपर है, उसके बाद में हमारे पास ये आएगा, इसके बाद में S3, और सबसे नीचे क्या है हमारे पास? BiS3। तो सबसे नीचे जो आ रहा है वो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और सबसे कम ये। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हमारा हो गया BiS3। अब हमारे पास 8th क्वेश्चन आ गया। इसमें हमें पूछा है कि यहाँ पे कलरलेस कौन होगा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। इनमें से कौन सा आयन एक्वा सॉल्यूशन के अंदर कलरलेस होगा। तो सबसे कलरलेस के लिए हमें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख के देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हमें क्या पता चलता है कि ये कलर्ड है या कलरलेस है। हम इसकी एटॉमिक नंबर 26 होता है आयरन का, और इसके ऊपर 2 चार्ज है, यानी कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम टाइटेनियम की लिखते हैं। टाइटेनियम की भी ऐसे ही हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। ये हमारी टाइटेनियम की हो गई। अब हम लिख के देखेंगे मैग्नीज 2 पॉजिटिव की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0, इसकी हो जाएगी 3d5। इसी प्रकार हम स्कैंडियम की लिखेंगे। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव भी दे रखा है ना यही 4th ऑप्शन में। तो इसकी हो जाएगी 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब हमें, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फुली फिल्ड, जो भी फुली फिल्ड होगा वो हमारे पास कलरलेस होगा, जो भी फुली फिल्ड नहीं होंगे वो सारे कलर्ड होंगे। तो ये तीनों हमारे पास कलर्ड हैं, ये हमारे पास कलरलेस होगा।
तो स्कैंडियम हमारा आंसर हो गया, करेक्ट आंसर डी। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है कि कौन से मेटल की हाईएस्ट डेंसिटी है हमें यहाँ पे। तो ये तो एक जीके का क्वेश्चन भी वैसे है कि ये पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी किसकी है, ओस्मियम की ही है। सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर ओस्मियम की है। किसके बाद, इरीडियम के बाद। पहले नंबर पे ओस्मियम आता है, दूसरे नंबर पे इरीडियम आता है इसके बाद। तो ये तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर ही सबसे मेटल में सबसे ज़्यादा क्या है, इसकी हाई डेंसिटी है। तो हमारे 9 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब हमारा 10th क्वेश्चन है। हमें 10th क्वेश्चन में पूछा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे हमें एक कंपाउंड दिया गया है, इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है जो कोऑर्डिनेशन सफ़ीर के अंदर हो। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन सफ़ीर के अंदर क्या क्या है, कोबाल्ट के साथ अमीन के 6 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्लोरीन को हम नहीं लेंगे क्योंकि काउंटर आयन है, ये हमारे कोऑर्डिनेशन सफ़ीर के बाहर है। तो इस मेटल एटम के साथ कितने लिगेंड प्रेजेंट है वो उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पे इसके साथ 6 लिगेंड अटैच हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, हमें ये कंपाउंड दे रखा है, इसके अंदर हमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम यहाँ से इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। इसके जाने की वजह से यहाँ पे +3 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 3 क्लोरीन जाएंगे तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। तो अब हम x जिसका निकालना, हम यहाँ पे क्रोमियम को जो जिनका निकालना हो तो उसको हम x मान लेते हैं। प्लस में H2 के ऊपर 0 चार्ज होता है। अब 0 चार्ज है तो 6 से गुणा कर लो, रहेगा 0 का 0। अब जो उसके बाहर जो चार्ज होता है उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो x का यहाँ पे क्रोमियम का निकालना था ना, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 आ गया है। हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में पूछा है कि विच शो कंप्लीट स्टीरियोकेमिकली इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के दौरान जो कंप्लीट क्या दर्शाए, स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। हम ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको इस जो ये स्टीरियो इन्वर्जन होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोस्टली ये स्टीरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। स्टीरिक हिंड्रेंस, जिसकी सबसे ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वर्जन। जिसकी लेस स्टीरिक हिंड्रेंस वो ही क्या करेगा, सबसे ज़्यादा उसमें ये SN2 रिएक्शन के, जिसके अंदर सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगा वो SN2 रिएक्शन के दौरान क्या करेगा, वहाँ पे इन्वर्जन शो करेगा। तो सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पे, इसमें भी स्टीरिक हिंड्रेंस 1 कार्बन से 4 मिथाइल, 3 ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे 1 कार्बन से 2 जुड़े हुए हैं और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप ही है क्लोरीन में। तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे लेस स्टीरिक हिंड्रेंस यहाँ पे किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास 13th क्वेश्चन है। इसके अंदर दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। तो एसिडिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पे प्रेजेंट है, पैरा पे प्रेजेंट है, या फिर मेटा पोजिशन पे प्रेजेंट है। इस बात पे डिपेंड करती है उसकी एसिडिटी। एसिडिटी ऑर्थो पैरा मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इस बात पे डिपेंड करती है। और साथ ही साथ उसकी हाइब्रिडाइजेशन पे भी, जैसे कि उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp है भाई, sp3 होगी उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन तो सबसे लेस एसिडिक होगा। यदि उसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो सबसे मोर एसिडिक होगा, सबसे मोर एसिडिक होगा। ऐसा ही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, साइक्लोहेक्सेनॉल हमारे पास है। साइक्लोहेक्सेनॉल के अंदर साइक्लिन हेक्सेनॉल हेक्सेन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया, एसिडिक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो लेस एसिडिक है। अब दूसरे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक M क्लोरोफिनॉल दे रखा है, M क्लोरोफिनॉल
मेटा पोजीशन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। मेटा पोजीशन पर है ना, मेटा पोजीशन पर होने की वजह से वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। मेटा पोजीशन पे होने की वजह से हमारे ये जो है एम क्लोरोफिनोल ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। हमने दोनों तरीक़ों से बात कर ली। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि ऑर्थो पैरामेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है, और यदि वहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बात करें तो sp3 सबसे लेस एसिडिक होता है, sp मोर एसिडिक होता है। तो यहाँ पे एम क्लोरोफिनोल के अंदर ही इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये मोर एसिडिक होगा। sp3 है तो लेस एसिडिक होगा, sp3 से sp2 की एसिडिटी ज़्यादा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, एम क्लोरोफिनोल। अब हम फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, हमें यहाँ पे दे रखा है विल्किंसन सिंथेसिस के अंदर पूछा है, विल्किंसन सिंथेसिस के अंदर क्या प्रिपेयर किया जाता है। हमें 4 ऑप्शन दे दिए, एक पूछा है अल्कोहल, अमीन, कीटोन, ईथर। तो सिंपल सा है, विल्किंसन सिंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हम उसकी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं। तो वहाँ पे बनता क्या है हमारा, सिंपली आप स्वयं देख लें। हमारे यहाँ पे ये क्या बना है, ईथर बना है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और साथ में ये क्या बढ़ता है, सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड। विल्किंसन सिंथेसिस का पूछा था तो हमें ये रिएक्शन याद रखनी होती है क्योंकि एग्जाम में आती रहती है। तो हम इसमें क्या किया था, हमने सिंपली एल्काइल हैलाइड लिया, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हमने किससे करवा दी, सोडियम से, सोडियम एल्कोक्साइड से करवाई, तो हमारे पास वहाँ पे ईथर बनता है। तो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ईथर यहाँ पे बनता है। अब हमारा क्वेश्चन आ गया 15th क्वेश्चन। यहाँ पे हम यहाँ पे पूछा है एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देख लेते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारे पास CH3COOH। अब हम इसका IUPAC नेम कैसे बताएंगे भाई, इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी है, 2, कार्बन की संख्या 2 है, तो इससे हम इसका नेमिंग में क्या आएगा, इथ। COOH ग्रुप है तो ये ग्रुप क्या क्या बताता है, ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा, सॉरी इथेनोइक एसिड। हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नेमिंग इथेनोइक एसिड। कैसे, 2 कार्बन थे तो हमने ईथ डाला, सभी के अंदर यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड थे तो एन लगा, और COOH की वजह से ओइक एसिड। हमारा एसिटिक एसिड का IUPAC नेम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे 16th क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ पे टर्सरी अमीन कौन सा है, टर्सरी अमीन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्सरी अमीन। तो भाई यहाँ पे तो टर्सरी अमीन पूछा है, तो एग्जाम में प्राइमरी अमीन भी पूछ सकता है, सेकेंडरी अमीन। तो हम ये पहले ये देख लेते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन क्या होते हैं। तो जैसे कि एक नाइट्रोजन से जब एक ही मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो वो हमारे पास प्राइमरी अमीन होता है। जब उसी नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास सेकेंडरी अमीन हो जाता है। और जब उसी नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो हम उसको क्या बताते हैं, हम उसको बोलते हैं टर्सरी अमीन। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं अमीन की स्ट्रक्चर बना के कि ये कौन कौन से हैं। जैसे आप यहाँ पे मिथाइल अमीन बना के देखेंगे, ये मिथाइल अमीन है, मिथाइल अमीन। तो इसमें तो एक नाइट्रोजन के साथ एक ही मिथाइल ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसके जैसा हो गया। तो ये कौन सा है, प्राइमरी अमीन है ये। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा टर्सरी अमीन बताना है, तो इसके लिए हमें ये बना के देखनी पड़ेगी। अभी दूसरा ऑप्शन दे रखा है ट्राई इथाइल अमीन। ट्राई इथाइल अमीन का क्या हो जाएगा, एक ही नाइट्रोजन के ऊपर 3 बार इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ट्राई इथाइल अमीन। तो हम यहाँ पे बना लेंगे इथाइल ग्रुप को, ये अपना इथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दिया हमने 3 बार। तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, यहाँ पे ये टर्सरी अमीन हो गया। अब यहाँ पे जैसे ये हमें आंसर मिल चुका है टर्सरी अमीन, हमें टर्सरी अमीन मिल गया। टर्सरी अमीन कौन है यहाँ पे, ट्राई इथाइल अमीन हमारा यहाँ पे टर्सरी अमीन होगा।
तो हमारे यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है। पूछा है कि बेस जो डीएनए में प्रेजेंट है लेकिन आरएनए में नहीं है, बट नॉट इन आरएनए। डीएनए के अंदर ऐसा बेस जो डीएनए के अंदर तो है लेकिन आरएनए के अंदर नहीं है, हमें ऐसा बेस बताना है। तो हम सिंपली देख लेते हैं कि डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर कौन कौन से बेस और वो प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए के अंदर हमारा डीएनए जो होता है उसके अंदर 4 बेस होते हैं। कौन कौन से बेस होते हैं? एक तो होता है एडेनिन, एक होता है थायमिन, एक होता है गुआनिन, एक होता है साइटोसिन। ये 4 बेस हमारे डीएनए में होते हैं और 4 ही बेस हमारे आरएनए में भी होते हैं। हमारे आरएनए में जो बेस होते हैं वो है, उसमें एडेनिन भी होता है, थायमिन नहीं होता, थायमिन की जगह उसमें यूरेसिल आ जाता है। डीएनए और आरएनए में इतना फ़र्क है इनके बेसिस में, इनमें तो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन होता है लेकिन थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है हमारे आरएनए के केस में। तो इसमें गुआनिन भी है और साइटोसिन भी है लेकिन थायमिन नहीं है, थायमिन की जगह आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। तो हमारा यहाँ पे हमारे इसमें क्या पूछ रखा है कि डीएनए में तो वो बेस है लेकिन आरएनए में नहीं है, हमें ऐसा बताना है यहाँ पे। तो सिंपल सा हमें दिख रहा है यहाँ पे, सिंपल सा हमें दिख रहा है यहाँ पे थायमिन अब्सेंट होता है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, थायमिन इज आवर आंसर। अब 18th क्वेश्चन दे रखा है हमें, यहाँ पे पूछा है कि मोनोसैकेराइड्स, इनमें एग्जाम्पल नहीं है तो हम पहले कुछ मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल ही लिख के यहाँ पे देख लेते हैं कि मोनोसैकेराइड के कुछ एग्जाम्पल। भाई यहाँ पे तो ये दे रखे हैं ऑप्शन में मोनोसैकेराइड की जगह डाइसैकेराइड पूछ ले, तो हम यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स के मोनोसैकेराइड शुगर के एग्जाम्पल देखते हैं। मोनोसैकेराइड यहाँ पे ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज भी एक मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज, ऐसे ही ग्लैक्टोज, और देख फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज के साथ साथ मैनोज, राइबोज, जाइलोज, एलोज, एल्ट्रोज, ये सारे हमारे मोनोसैकेराइड शुगर है। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे डाइसैकेराइड शुगर देख लेते हैं। डाइसैकेराइड शुगर, डाइसैकेराइड शुगर, डाइसैकेराइड शुगर यहाँ पे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, यहाँ पे लैक्टुलोज हो गया, सेलोबाइज हो गया, सेलोबाइज। तो ये हमारे डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल है, कुछ ये हमारे मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि इनमें से कौन मोनोसैकेराइड शुगर नहीं है, तो यहाँ पे देख लेंगे हम, यहाँ मोनोसैकेराइड शुगर जो यहाँ पे नहीं है हम इनमें देख लेंगे। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दे रखा है ये मोनोसैकेराइड नहीं है क्योंकि ये हमने डाइसैकेराइड में पढ़ रखा है। तो ये माल्टोज जो है डाइसैकेराइड होती है, मैनोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये सभी हमारे मोनोसैकेराइड होते हैं। थैंक्स। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू वाला था। अब जो वन लाइनर है वो हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़